इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन हम लोग मैथ का अगर बात करते हैं तो 3 नंबर डिस्कस किए थे और बोले थे कि 1 नंबर 2 नंबर अपने से ट्राई करना है। और इसमें हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 और 2 बहुत आसान है, ट्राई कीजिएगा तो जरूर आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बट इवन सो अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन बनाने में डिफ़िकल्टी है तो हम पहले ही बोले हैं कि सभी को बनाकर हमको इन्फॉर्म करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तब हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देंगे। फिलहाल अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमको इसको क्या करना है, इसमें से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो सवेज अचर है ए और बी को रिमूव करना है। जितना सवेज अचर की संख्या रहता है उतना ही डेरिवेटिव हम लोग उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 सवेज अचर है ए और बी, इसीलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ए और बी को रिमूव करके। तो सबसे पहले जो दिया रहता है, सबसे पहला काम करो कि इसको समीकरण हमेशा 1 मान लो। कब किसका काम पड़ जाएगा इसका पता नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव को या तो वाई डैश से दिखाइए, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ये सभी को पता है। तो हम यहाँ वाई डैश लिख दिए। अब इधर हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना है। इसका डेरिवेटिव हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको पहला फलन मान लेते हैं, इसको दूसरा फलन मान लेते हैं। 2 फलन का गुणनफल का डेरिवेटिव हम निकालना जानते हैं कि एक फलन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रहता है। तो क्या करते हैं, पहला फलन को रख के दूसरा फलन का डेरिवेटिव लिखते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव लिखना, हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखना है, 2 पद है तो इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो या ए कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस ए साइन एक्स लिख दिए। प्लस यहाँ पे बात करते थे, यहाँ पर b है, गुणांक है, और साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, b cos x बन जाएगा। अब क्या नियम है कि अब दूसरे वाले फलन को रख के, मतलब ये दूसरा जो फलन हम माने हैं इसको रख कर पहले वाले फलन का क्या करना है, डेरिवेटिव लिखना है। तो पहले फलन का डेरिवेटिव, तो पहला फलन क्या है, e के पावर x, और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x से रह जाता है। अब देखो अगर डेरिवेटिव में ये वाई डैश का मान आया है, जहाँ पे आसान लगता है वहाँ उसको आसानी से हटा देना है। सबसे पहला काम यही करना है। यहाँ पर a cos x प्लस b sin x इंटू ई के पावर x का मान किसके बराबर है, y के बराबर है समीकरण में, इसके जगह पर y रख देंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं, तब आगे का डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। e के पावर x माइनस a sin x प्लस b cos y, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसलिए कि यही क्या है, y का मान है। एक कहाँ से लिखे, तो समीकरण 1 से, तो ब्रैकेट में लिख देना है समीकरण 1 से, ठीक है, क्लियर है। अब इसका हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, तो अब इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इधर जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका फिर से डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो y डबल डैश हो गया। फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो फिर यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणना वाला है, ये एक फलन होगा, ये दूसरा फलन होगा। सेम वही प्रोसेस होगा कि पहला फलन को आप डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो पहला फलन को यहाँ पे रख के दूसरा फलन का फिर से डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लस b cos x है। अब cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, और यहाँ पर आगे में प्लस है, तो प्लस माइनस साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब b यहाँ पर cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस साइन देना है, फिर दूसरे वाले फलन को रख कर पहले वाले फलन का डेरिवेटिव, मतलब a sin x प्लस b cos x को रख कर यहाँ पर e के पावर x का डेरिवेटिव, तो e के पावर x से रह जाएगा। हमको पता है कि y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या हो जाता है, y डैश हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से हर एक चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आया है ना, इसको समीकरण 2 मान के रखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका भी यूज होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, y डबल डैश हमको कि जैसे भी करके ए बी हटना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, तो हटना चाहिए जैसे भी करके। सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते, तो माइनस ई के पावर एक्स, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए
cos x प्लस b sin x, यही आएगा। अब यहाँ पर इसका बात करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, e के पावर x को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको दिखाते हैं कि इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैसे हटेगा। b cos x प्लस वाई डैश। अब देखो ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म हटा सकते हैं कहाँ से, तो ये समीकरण 2 जो मान है इसमें देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इस y को उधर भेज देते हैं तो वाई डैश माइनस वाई जो है किसके बराबर होगा, तो वाई डैश माइनस जो y है ऑब्वियस है कि ये इसके बराबर होगा, इसलिए कि y को इधर भेज देंगे तो समीकरण 2 से इसका मान क्या होगा, y माइनस वाई डैश हो जाएगा। और इसका मान देख सकते हैं, इसका मान समीकरण 1 से y का इसका मान किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, तो y डबल डैश, ये माइनस साइन रहेगा, इसका मान कितना है, y है, इसके जगह पर y आ गया। अभी इसका दिखाए कि इसका मान क्या आ रहा है यहाँ से, तो y डैश माइनस y हो जाएगा, इसलिए कि y को इधर भेज देंगे इसका मान निकल के आएगा कितना, y डैश माइनस y निकल के आएगा। अब प्लस में उधर क्या है y डैश, तो y डैश हो गया। ये दो जो मान लिखे कहाँ से लिखे, एक तो समीकरण 1 से और दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये भी माइनस में y है, ये भी माइनस में y, तो कोई कटने वाला है नहीं। तो सबसे पहले जो 2 बार दिख रहा है यहाँ पे y डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y डैश हो जाएगा। ये माइनस y मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबको एक तरफ कर देते हैं, तो y डबल डैश, फिर इसको ये प्लस में दे जाएगा तो माइनस में माइनस y डैश, ये इधर माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यही क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जो फैमिली ऑफ कर्व दिया था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही निकल के आएगा सेकेंड ऑर्डर का, जिसमें इसमें सब के सब हम लोग क्या कर चुके हैं, रिमूव कर दिए ए और बी को। तो जैसे भी करके हमको ए और बी को हटाना है, बस यही बात ध्यान में होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले डायग्राम समझना होगा और उसका समीकरण क्या होता है, क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, उसका डायग्राम किस प्रकार का होगा और उसका समीकरण क्या होता है। ये जितना क्वेश्चन ये सब दिया है लैंग्वेज वाला, ये सब के सब 11th क्लास का क्वेश्चन का पार्ट आता है। उसी में ये सब समीकरण समझाया गया था कि इस प्रकार का समीकरण किस तरह का होता है और ऐसा ग्राफ का समीकरण किस प्रकार का होता है, ये सब 11th क्लास में बताया गया है। ठीक है, अगर 11th क्लास का याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कतें आता है इसको समझने में। एक बार जब समीकरण में बदल जाता है तो उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का बात कर रहे हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दिया हुआ है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का कुल का अवकलन। देखो उस एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ था, जो कि सिर्फ अंतर क्या था, वहाँ पे x अक्ष दिया हुआ था, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, x अक्ष दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y अक्ष दिया हुआ है। तो अभी जब भी बात करते हैं तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको दोनों अक्ष दिखाना पड़ेगा, x और y। तो दोनों अक्ष यहाँ पे दिखा दिए, x और y। अब बात किया जा रहा है कि y अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श। अब यहाँ पर मूल बिंदु है और y किस पर स्पर्श कर रहा है, x अक्ष पर। वृत्त का किस पर स्पर्श कर रहा है, y अक्ष पे। मतलब वृत्त ऐसे जाएगा तब ना y अक्ष पे स्पर्श करेगा। अगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये y अक्ष पर स्पर्श नहीं करेगा, y अक्ष को काट देगा। स्पर्श का मतलब क्या होता है, सिर्फ टच करके जाना, और भी कहाँ पे टच कर रहा है, तो मूल बिंदु पर। तो सिर्फ इसको y अक्ष को ये स्पर्श करते हुए जाके टच करते हुए जा रहा है और एक वृत्त बना रहा है। ऐसा हम क्यों वृत्त बना रहे हैं, इसलिए जब यहाँ पे स्पर्श करेगा तो इसका यहाँ पे जब लंबवत ड्रॉ करेंगे तो वृत्त का केंद्र कहाँ पे आना चाहिए, इस x एक्सिस पर आना चाहिए। इसलिए y अक्ष के लंबवत क्या होता है, x एक्सिस होता है यहाँ पे, इसलिए आधा आदमी ये बट जाता है वृत्त।
तो यहाँ पर इसका केंद्रक आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से मूल बिंदु से इसका जो दूरी a है, तो इसको मान लेते हैं कि इसका दूरी a है, तो a ही इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा, इसलिए केंद्रक यहाँ पे है। और जब केंद्र का बात करते हैं, अगर ये दूरी a है तो इसका केंद्रक क्या लिखाएगा, a,0, इसलिए कि यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। तो केंद्रक पता है और त्रिज्या पता है। क्या पता है, केंद्रक पता है और त्रिज्या पता है। तब वृत्त का समीकरण लिखना बताए थे। वृत्त का समीकरण क्या होता है, अगर इस वृत्त का समीकरण का बात करते हैं, वृत्त का समीकरण हमको समीकरण ही निकालना है, फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, और उसी का हम लोग क्या करना है, अवकलन। वृत्त का समीकरण का बात करते हैं तो फार्मूला होता है x - x1 के द होल स्क्वायर प्लस y - y1 के द होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, त्रिज्या के स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो x, y1 क्या होता है, x, y1 केंद्रक होता है, x, y1 क्या होता है, केंद्रक होता है। r क्या होता है, तो त्रिज्या होता है वृत्त का। r क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रक का बात करते हैं तो ये x1 की जगह a है, y1 की जगह 0 है, और a की जगह r की जगह भी क्या है, a है। तो सबका मान जब यहाँ पे रखेंगे, समीकरण बनेगा x - a के द होल स्क्वायर प्लस y - y1 का मान क्या है, 0, तो 0 के स्क्वायर, और r की जगह त्रिज्या कितना a ही है, तो a के स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a - b के द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a, 2a x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह a है तो a का स्क्वायर। यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं बना, तो y में 0 कटेगा, y रहेगा, y का स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं ये a स्क्वायर से a स्क्वायर, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। ये 2ax को उधर भेज सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही सवेज अचर है, अचर को कितना है, एक ही है, मतलब a को रिमूव करना है एक ही बार में, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करके, एक बार डेरिवेटिव लेंगे और एक रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 माने, जो भी समीकरण आएगा, ये रिजल्टेंट समीकरण हम लोग को फैमिली ऑफ कर्व दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष जब इस प्रकार का इक्वेशन दिया था, दोनों तरफ लेते हैं, जब x y मिक्स करके दिया रहता है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो पावर वाला नियम से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर का भी पावर वाला नियम से 2y हो जाएगा। लेकिन चैन रूल से यहाँ पर y है और यहाँ पर किसके सापेक्ष डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के सापेक्ष, यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx आएगा, और यहाँ पर 2a गुणांक है, ऐसे ही रह जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, समीकरण 2 कर देना है। और देख सकते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो a यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, a यहाँ से क्या हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम अब वही करते हैं, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, भाग करने में दो समीकरण को जब भाग लगाते हैं, इधर में समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में समीकरण 2 में क्या है, 2a है, एक का तो कोई मतलब नहीं बनता, एक में गुना होगा वही रह जाएगा। इधर क्या है, 2ax है, यहाँ से 2a से कट जाएगा। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो x में इतना से गुना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। तो x में 2x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर, प्लस इसमें x में 2y से गुना होगा तो 2xy dy/dx हो जाएगा। इधर बात करते हैं तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें 1 में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। सभी को एक तरफ लेकर आते हैं तो पहले डेरिवेटिव वाला टर्म को लिख लेते हैं, 2xy dy/dx। इधर है प्लस 2x स्क्वायर, उधर से आएगा जो भी प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर घटा देते हैं तो x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो 2xy dy/dx, यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 0। तो यही इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।
ये फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें से ए रिमूव अब हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिखकर उसका जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जो भी सवेज अचर आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये रिमूव करने का क्या है, प्रोसेस है, सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सब में उसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घ वृत्त, परवलय, अति परवलय, इस सब का समीकरण कैसा होता था जब हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास में, तो वही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में। देखो एक हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, धनात्मक x अक्ष की दिशा में था। अब बताए थे जो ज़्यादातर परवलय जो होता है, पराबोला होता है, 4 प्रकार का हम लोग को दिखता है। परवलय जो होता है 4 प्रकार का हम लोग को दिखता है। एक्स वाई सबसे पहले ड्रॉ करना है। बोला है ऐसे परवलय का कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष जो बोल दिया था, शीर्ष अगर बात करते हैं परवलय हम बताए थे ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी। और जो यहाँ पर मध्य में जो दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। परवलय का क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको पाराबोला कहते हैं, तो उसी को हम लोग पाराबोला को शीर्ष कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, इसका मतलब जो पाराबोला ड्रॉ करना है उसका शीर्ष कहाँ पे रहेगा, वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, मूल बिंदु पे रहेगा। अब एक और चीज ध्यान में रखना है, जो इससे 20 से दोनों को 2 बराबर भागों में जो लाइन काटता है, इसका जो 2 बराबर भागों में जो लाइन काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। पाराबोला का क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर पाराबोला का मूल्य पता चल चुका है और इसका अक्ष क्या बोला गया, वाई धनात्मक वाई एक्सिस। मतलब अक्ष धनात्मक वाई एक्सिस कब बनेगा, जब पाराबोला हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार का पाराबोला जब हम ड्रॉ करेंगे तब इसका धनात्मक एक्सिस देखने को मिलेगा। अब अगर इसका समीकरण का जनरल समीकरण का बात करते तो ऐसे पाराबोला का समीकरण होता है x² 4ay होता है। ऐसा पाराबोला का समीकरण क्या बनता है, x² 4ay बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जब इस प्रकार का हम लोग ड्रॉ किए थे, इस प्रकार का हम लोग पाराबोला का समीकरण कैसे बनता है, y² 4ax बन रहा था। ठीक, तो ये जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका हम लोग पाराबोला का जो समीकरण बनता है क्या बनता है, x² बराबर 4ay बनता है। अब ऑब्वियस है कि इसमें a एक सवेज अचर दिख रहा है, मतलब इसको जो डेरिवेटिव लेना है कितना कोटि का होना चाहिए, कितना ऑर्डर का होना चाहिए, तो सिर्फ 1 ऑर्डर का होना चाहिए। x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। x का सापेक्ष इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार लिख देते हैं d/dx, दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे, d/dx 4ay। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो x² का डेरिवेटिव पावर वाला नियम से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 4a तो गुणांक है, y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष y' लिखा जाए, या इसको हम लोग dy/dx भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर dy/dx है। अब a को यहाँ से रिमूव करना है, बहुत सारा तरीका है। या तो इसको समीकरण 2 मान के, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दे, भाग कर दे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दे, भाग कर दे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें। ठीक, भाग कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भाग करते हैं। यहाँ पर 2x है, इधर क्या है समीकरण 1 में x² है, 2x/x² हो जाएगा। फिर बात करते हैं तब 4a dy/dx डिवाइडेड बाई 4ay हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ये है ना समीकरण 1 में। अब यहाँ से 4a से 4a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो dy/dx को इधर लिखना चाहते थे, x में dy/dx से गुना होगा तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू dy/dx हो जाएगा। इधर देखेंगे तो y बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा।
या तो इतना ऊपर छोड़ सकते हैं या पूरा को एक तरफ ला के छोड़ सकते हैं या एक्स को उधर भाग में भेज दे वैसे छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है जितना पर आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। या तो आंसर इतना दिया होगा, यहाँ पर दिखा भी देते, या तो आंसर इतना दिया होगा चेक करेंगे तो, या ये भी हो सकता है कि आंसर हम लोग का ये दिया होगा x dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 0 दिया होगा, ऐसा दिया होगा, या x को उधर भेज दिया होगा, सिर्फ dy बाई डी एक्स एक तरफ लिखा होगा। तो या तो ये आंसर दिया होगा या dy बाई डी एक्स बराबर 2y बटे एक्स दिया होगा। तो इसी में से कोई ना कोई आंसर दिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है। लैंग्वेज समझने के लिए सबसे बात जरूरी है कि एक बार नहीं उसको 2-3 बार क्वेश्चन को अपने से पढ़ के सबसे पहले उसका समीकरण लिखने की कोशिश करना है, उसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करना है, तभी जाकर ऐसा इस सब टाइप क्वेश्चन आपको आप सीख सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत दिक्कत होगी इसको समझने में। अब बात करते हैं, अब दीर्घवृत्त का बात हो रहा है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग इलिप्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऐसा भी एग्जाम्पल बता दिया गया है। इसमें बात हो रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि आप क्या है, y अक्ष पे है तथा जिनका केंद्र कहाँ पे है। अब देखो इसके पहले जो दिया हुआ था वो x अक्ष पे दिया हुआ था और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, y अक्ष पे। लेकिन समीकरण में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। इस बात को समझने की कोशिश करना है कि समीकरण जो होता है उसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। लगभग दोनों का समीकरण सेम ही दिखना है, सिर्फ अचर का फर्क होता है। जैसे अगर डायग्राम बनाएंगे, अब यहाँ पर जो मेजर एक्सिस होता है ना, एक होता है माइनर एक्सिस, एक होता है इलिप्स में एक माइनर और एक मेजर होता है। तो जो 12 होता है उसको हम लोग मेजर कहते हैं। यहाँ पर जब नाभि किस पर है, y अक्ष पर रहता है, तो उसका मेजर एक्सिस जो हो जाता है कौन बन जाता है, y एक्सिस बन जाता है। जो मेजर दूरी होता है या मेजर एक्सिस भी बोलते हैं वो कहाँ पे रहता है, तो इलिप्स ऐसा दिखने लगता है। इसके पहले जो बनाए थे यहाँ पे ऐसे चौड़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे इसका लंबाई ज़्यादा हो जाता है। जिसका लंबाई ज़्यादा हो जाता है इसको हम लोग ए बोलते हैं, ये वाला दूरी को, और ये वाला दूरी को हम लोग छोटा वाला दूरी को बी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले इसको ए दिखा रहे थे और इसको क्या दिखा रहे थे, इसको बी दिखा रहे थे। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो अब अगर इस इलिप्स का समीकरण का बात करते हैं तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक चीज़ पलट जाता है। एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है, और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है, बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको इसके आगे हम बताएंगे नहीं, उसमें जैसे बताए हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल में ऐसा हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो ऐसा इलिप्स का समीकरण में सिर्फ ए और बी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे अतिपरवलय, अब यहाँ पर बात किसका हो रहा है, अतिपरवलय का। इसके पहले परवलय था, अतिपरवलय बोलते हैं हाइपरबोला को। अतिपरवलय किसको बोलते हैं, हाइपरबोला को बोलते हैं। ऐसे अतिपरवलय कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके नाभियाँ किस पर है, एक्स अक्ष पे है, तथा जिनकी केंद्र कहाँ पे है, मूल बिंदु पे। अब यहाँ पर भी एक्स अक्ष का ही बात हो रहा है कि नाभि जो है वो एक्स अक्ष पे है। ठीक है, नाभि जो है एक्स अक्ष पे है। तो देखो इलिप्स का समीकरण और इलिप्स जो बोलते हैं, जो दीर्घवृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और अतिपरवलय में समीकरण दोनों का लगभग समान होता है।
अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो अगर ग्राफ का बात करेंगे तो अतिपरवलय का ग्राफ कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये दोनों तरफ से देखने को मिलता है कि इधर भी होगा और सेम ही दूरी पर, मतलब अगर वाई एक्सिस के सापेक्ष देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनता है। वाई एक्सिस के सापेक्ष देखेंगे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। और इसका समीकरण देखो, अगर ये नाभि बोला है वाई एक्स अक्ष पे तो ऐसे ड्रॉ किए है, अगर नाभि बोलता किस पे, वाई अक्ष पे, तो ऊपर और नीचे ड्रॉ होता है। कैसे होता है, ऊपर और नीचे। अगर ऊपर नीचे ड्रॉ होता तो इसका समीकरण हो जाता वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाता। लेकिन जब इसका समीकरण का बात करते हैं, इसका समीकरण जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, इसमें भी ए जो होता है मेजर एक्सिस होता है और बी जो होता है माइनर एक्सिस होता है। सेमी मेजर सेमी माइनर बोलते हैं ए और बी को, ठीक है। मेजर एक्सिस का लंबाई होता है वो 2a होता है। इस तरह से इस अतिपरवलय का ये समीकरण हो गया। और ये अतिपरवलय का समीकरण, हमको ये पता है कि जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन बता चुके, थोड़ा ध्यान दें, सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन था। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हम बता चुके हैं तो ऑब्वियस है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा खुद से ही। सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह क्या है, माइनस है। और ये भी एग्जाम्पल में बताया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया तो सेम ही प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी अंतर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा नए प्रकार का है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन करना जरूरी है। ये सब चीजें हम डायरेक्ट बता रहे इसलिए कि ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने से कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ, ये अलग क्वेश्चन है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये आज हम लोग इसको कंप्लीट ही कर देंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा उसी के बाद ही हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या दिया हुआ है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पे है, जिसका केंद्र किस पर, y अक्ष पे है, और उनकी त्रिज्या 3 का, इसमें त्रिज्या फिक्स दे दिया है। इसमें त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इसमें फिक्स दे दिया है। तो इसमें त्रिज्या जब दे दिया है तो हम लोग इसका, अगर केंद्र कहाँ पे है, y अक्ष, खाली इसका इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऐसा वृत्त है, डायग्राम से दिखा देते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके। हमको ऐसा एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र इतना दिया है, केंद्र किस पर होना चाहिए, y एक्सिस पर। ये नहीं बोला है कि एक वृत्त कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ इतना बोल दिया इसका केंद्र कहाँ पे होना चाहिए, तो y एक्सिस पर होना चाहिए। जब y एक्सिस पर केंद्र का बात करते हैं तो केंद्र को हम लोग पता है y एक्सिस पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। और उसका जो केंद्र है, हम केंद्र को दिखा देते हैं k से, ठीक है। इसका y एक्सिस का निर्देशांक किससे दिखा दिए, तो k से दर्शा दिए। और इसका त्रिज्या का बात करेंगे तो क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है कि इसका जो त्रिज्या है, इसका क्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या 3 का पहले से ही दे दिया है। अब समीकरण का बात करेंगे तो वृत्त का समीकरण हम लोग जान चुके हैं कैसे लिखा जाता है, x, h1, या इसको hk से भी दिखाया जाता है कि द होल स्क्वायर y माइनस y1 कि द होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या k स्क्वायर। अब यहाँ पर जब सबका मान रखेंगे, h1 y1 का मान, तो x1 y1 का मान देखेंगे तो x1 ये होता है, y1 ये होता है। या x1 का मान 0 है तो 0 k स्क्वायर प्लस y1 का मान k है तो y माइनस k स्क्वायर। और ये r का मान फिक्स दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है ना,
अब अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर देते a माइनस बी के द होल स्क्वायर, था इसके पहले हम ब्रेक डाउन इसलिए कर रहे थे कि इधर हम लोग का k का स्क्वायर हो रहा था, जिसके कारण k स्क्वायर कट जा रहा था और एक ही चर बच रहा था। लेकिन अभी ब्रेक डाउन करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि सॉल्व करना थोड़ा सा और भी कठिन हो जाएगा, इसलिए कि इसमें अगर सवेज अचर की संख्या देखेंगे तो कितना है, एक ही है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि सबसे आसान तरीका अगर बात किया जाए कि सबसे आसान क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो आसान तरीका है कि या तो k का मान हम निकाल ले और वही k का मान हम लोग बाद में क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल इतना कम से कम करते हैं, इतना कम से कम इसको करते हैं कि इसमें से k का ऐसा डेरिवेटिव हम तो इसी का लेने वाले हैं, लेकिन इसमें से हम k का मान हो सकता है तो पहले हम निकाल ले तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको डेरिवेटिव इसी का निकालना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, लेकिन हम यहाँ से k का मान पहले हम अच्छा चलो बाद में निकालते, इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो x का सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट इस बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, और ये y माइनस के स्क्वायर। तो बोले थे कि अगर अंदर में कोई भी अगर रैखिक बहुपद है उसका स्क्वायर भी रहेगा तो घात वाला ही फार्मूला को यूज करना है। तब स्क्वायर क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, ऊपर में एक घात घटा के लिखते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस के घात 1 बच जाएगा। अब जो हमको पता है कि जो अंदर में रहता है उसका फिर से डेरिवेटिव चाहिए, उसे क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो हम इसका डेरिवेटिव पहले घात के वाले पावर वाला फॉर्मूला से लिख दिए, अब इसको अंदर वाला का डेरिवेटिव फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। और हमको पता है जो अगर अचर पद है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को हम कॉमन करके इसको हटा देते हैं, तो 2 इधर से कॉमन करके उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब बचा y माइनस के, और इसका आप डेरिवेटिव का बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने के वाला बात है कि y का डेरिवेटिव तो dy/dx लिखाएगा, और ये k का डेरिवेटिव k अचर पद है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर 0/2 लिख दिए, इसलिए 2 से 2 तो आप क्या कर दिए थे, भाग कर दिए थे इधर से 2 हटाने के लिए। अब यहाँ पे जो बच रहा है x प्लस y माइनस के इंटू dy/dx बच रहा है बराबर में 0। हमको यहाँ से क्या चाहिए, तो k का मान चाहिए। हमको यहाँ से क्या चाहिए, k का मान हटाना है और एक ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है, इसलिए कि इसमें सवेज अचरों की संख्या सिर्फ एक ही। अब ये k हटेगा कैसे, तो यहाँ आते समीकरण 1 में तो y माइनस के का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, y माइनस के का मान निकाल के हम यहाँ पे रख देते हैं, या यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझाने के लिए लिखते हैं y माइनस के, इसको जो y डैश, इसको y डैश लिख सकते हैं, x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब वो स्क्वायर करेंगे तो y माइनस के द होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई डैश के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट दे के स्क्वायर लिखना, y डैश के स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर करने के बाद माइनस साइन हट जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि y माइनस के द होल स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका जो मान आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका मान आएगा। उधर से इधर है वाई डैश के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या इसको थोड़ा बहुत हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना दिया हुआ है आखिरकार, इसलिए कि इसमें आंसर हो सकता है इसको घुमा फिरा के इधर करके दिया होगा। ये पर्सनॉलिटी जो हम लोग अभी कर रहे हैं 9.3 कर रहे हैं ना, 9.4 पे आ गए हैं, 9.3 है। ठीक है, 9.3 का अगर 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो इधर जो हम लोग को जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसमें इसको इधर लेके आ जाते हैं, 9 माइनस एक्स के द होल स्क्वायर इंटू वाई डैश के स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब अगर चाहते हैं कि यहाँ पर आंसर जो दिया है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में दिया था, माइनस साइन से दोनों तरफ गुना कर दो। जब माइनस साइन से गुना करेंगे तो 9 माइनस एक्स के द होल स्क्वायर इंटू वाई डैश के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें माइनस साइन से 0 में गुना होगा तो 0 ही रहेगा, कोई अंतर
नहीं आएगा। अब ये जो माइनस साइन इसमें अंदर में लेके चले जाते थे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तुमको पता है प्लस वाला पद को पहले लिखा जाता है, माइनस वाला को बाद में, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको किसी भी तरीका से, दिमाग बस यही लगाना है, किसी भी तरीका से हमको यहाँ पे सवेज अचर जो है उसको रिमूव करके हटाना है। अब अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है ये। तो एक व्यापक बोला है कि अवकल समीकरण में किस समीकरण का ये व्यापक हल है, बोला है चूज करना है कि किस समीकरण का ये व्यापक हल है, ये किस समीकरण का व्यापक हल है। तो बहुत सारा तरीका है, हमको सब में दिख रहा है कि डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला गया है, मतलब डबल कोटि का डेरिवेटिव निकाला गया है। ठीक है, जो डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दे और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल के समीकरण में रख के चेक कर ले कौन इसको इसके लिए सही हो रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इसका कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरी तरह से x1 c1 c2 निकाल के इसमें मान रखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसका तरीका यही है कि डबल डेरिवेटिव निकाल के इस समीकरण में रख के चेक कर ले कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बस वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। हमको पता है e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x से आ जाता है, e के पावर माइनस x का में सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी सेम रहेगा। फिर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका भी डेरिवेटिव फिर से यही रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव फिर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा c2 e के पावर माइनस x। ये किसका मान है, बेस है कि ये y का मान है, तो इसके जगह पर y रख देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे भी बन गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर y आ गया, y इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। साथ एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं, यह कंप्लीट हो गया, बस एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि विशिष्ट हल दिया हुआ है y बराबर x, ये किस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है बताना है। तो y बराबर x दिया हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना तेजी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स, तो x का डेरिवेटिव इधर क्या हो जाएगा 1, फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ये अचर पद का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान क्या है 0 है। ठीक है, अब चेक कर लो इसमें, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान 0 किससे आ रहा है। अब देखो पहला समीकरण ये दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर रख के चेक करते हैं, इसको तो 0 बना देना है, माइनस बचेगा एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है 1 प्लस एक्स वाई, ये x के बराबर आ रहा है, ऑब्वियस है कि नहीं आएगा, शायद एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर चेक कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर, ये इधर x के बराबर आना चाहिए, तो सबका मान रख देते हैं, इसका मान रखेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का मान है 1, x इंटू वाई का मान है x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ जा रहा है एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। अब देख सकते हैं ये कट जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 0 x के बराबर होगा, नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। इसमें रख कर चेक करते हैं, सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन में, इसके जगह पर 0 हो गया, इसको तो सबसे पहले हटा देते हैं,
यहाँ इसके जगह पर 1 आ गया है, मतलब ये x हो गया। अब प्लस में x इंटू वाई का मान कितना है, x है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान थी तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 प्लस x इंटू वाई का मान x है। यहाँ देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपली वही है कि y dy बाई डी एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तीनों का मान इसमें रख कर चेक कर लेना है कि राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आएगा वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।